चलिए स्टॉप रिकॉर्डिंग। चलिए आई एम ऑडिबल, आई एम ऑडिबल, आई एम ऑडिबल। देखो बेटा खूब इत्मीनान से यहाँ बैठो, पहले हमको वो दे दो, ये पेन। खूब इत्मीनान से बैठिए। देखिए पढ़ाई जानते हैं, सुनिए सुनिए, इस थोड़ा सा 1 मिनट भाषण दूंगा, एक 1 मिनट बात कहूंगा कुछ, है ना। नहीं नहीं सुन लिए, पहले बात सुनिए। अ- अच्छा देखिए, अब अब देखिए, अब अलर्ट हो जाइए, अब अलर्ट हो जाइए, अब हो गया बस, अब इंटरटेनमेंट हो गया। अब गौर से देखिए, गौर से देखिए, सुनो पहले, 2 मिनट सुनो। देखो ये स्टडीज क्या है, स्टडीज किसके लिए है? लाइफ के लिए है। स्टडी लाइफ के लिए है, लाइफ स्टडी के लिए नहीं है, पहले बात समझिए। स्टडीज लाइफ के लिए है, लाइफ स्टडी के लिए नहीं है। बात समझ में आ रही है ना। पढ़ाई का मूल उद्देश्य आपके जीवन को बेहतर बनाना है, ये मूल उद्देश्य है। आप केंद्र में हैं, आप केंद्र में हैं, ठीक है ना। जब आप पढ़ेंगे तो आपका मन अच्छा रहेगा, नए नए अच्छे अच्छे विचार आएंगे, आपकी लाइफ बेटर होगी, ठीक है ना। आपकी लाइफ बेटर होगी। तो आपके लिए पढ़ाई है, आप पढ़ाई के लिए नहीं है, ठीक है ना। तो खूब इत्मीनान से बैठिए, खूब इत्मीनान से देखिए। मैं आपको अब बताने जा रहा हूं, जैसे मैंने कल आपको बताया था। कल मैं आपको पढ़ा रहा था, क्या पढ़ा रहा था कल? कल देखिए, गौर से देखिए, कल मैं आप लोग को एरर्स पढ़ा रहा था, एरर पढ़ा रहा था ना। तो एरर के सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिए थे। एरर की सारी बात, कि सबसे पहले एरर होता क्या है, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय एरर? एनी डिफरेंस इन द मेजर्ड वैल्यू एंड एक्चुअल वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। एक्चुअल मतलब ट्रू वैल्यू, किसी फिजिकल क्वांटिटी की ट्रू वैल्यू क्या है और उसकी मेजर्ड वैल्यू, इन दोनों में जो फर्क है वही एरर ऑफ द मेजरमेंट कहलाता है। बात समझ में आई? जल्दी से देखिए, कल मैं एरर पढ़ा रहा था, तो मैंने आपको बताया कि डिफरेंस इन मेजर्ड वैल्यू एंड एक्चुअल वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड एज एरर ऑफ द मेजरमेंट। ये बात बताई थी, एक बात क्लियर है? जल्दी से रिकैप मार रहा हूं। फिर उसके बाद मैंने बताया था कि एरर 3 तरह का होता है। एक होता है सिस्टमेटिक एरर। तो सिस्टमेटिक एरर वो एरर है जिसका हमको बेसिक कॉज पता है कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है ना। सिस्टमेटिक एरर में मुख्यतः क्या था, जैसे मैंने कल तय किया था ना कि आने के पहले एक बार रिकैप देंगे, फट से रिकैप दे रहे हैं, एकदम दिमाग, मेरी बात को सुनिए और दिमाग में पिक्चर वही बने, यही तैयार हो जाएगा। अच्छा देखिए, तो चूंकि रूट कॉज पता है तो हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। सिस्टमेटिक एरर बेसिकली 3 तरह का होता है। एक तो होता है इंस्ट्रूमेंटल एरर। मान ली इंस्ट्रूमेंट में कोई ना कोई डिफेक्ट है, तो कितना डिफेक्ट है ये हमको पता है, तो उतना डिफेक्ट हम प्लस माइनस कर देंगे, और हमारा जो ऑब्टेन रीडिंग होगी उसमें प्लस माइनस करके ट्रू रीडिंग हम निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो सिस्टमेटिक एरर में पहला होता है इंस्ट्रूमेंटल एरर, उसका भी हमको रूट कॉज पता है, वो भी हम इम्प्रूव कर सकते हैं। देखो बेटा इधर, दूसरा सिस्टमेटिक एरर का, दूसरा प्रकार का जो सिस्टमेटिक एरर मैंने बताया था वो इन्वायरमेंटल एरर। इन्वायरमेंट का टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, ये सब जब फ्लक्चुएट करता है तो भी मेजरमेंट में एरर आ जाता है। जैसे एग्जांपल लेके मैंने बताया कि एक, मान ली आपकी जो स्केल है, देखो इधर देखो, जो आपकी मेजरिंग स्केल है वो किसी न किसी मेटल की बनी होगी ना, मेटल की बनी होगी, और मेटल गर्मी में फैलता है और ठंडी में सिकुड़ता है, ठीक है ना। तो मान लिए किसी मेजरिंग स्केल से आप मेजर करते हैं और वही मेजरमेंट में आप गर्मी में करते हैं, तो गर्मी में क्या होगा, थोड़ा सा वो फैल जाएगा। तो फैल जाएगा तो उसकी स्पेसिंग्स के बीच का डिस्टेंस, मान लीजिए नॉर्मल ये डिस्टेंस है, तो इससे थोड़ा सा बढ़ जाएगा स्पेसिंग के बीच का डिस्टेंस, तो वो कम लेंथ मेजर करेगी, तो वो कम लेंथ मेजर करेगी, ठीक है ना। तो इसका रूट कॉज हमको पता है, तो हम इस एरर को एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सिस्टमेटिक एरर में सबसे पहले आपका मैंने बताया कि इंस्ट्रूमेंटल एरर, उसका रूट कॉज पता है। दूसरी बात इन्वायरमेंटल एरर, इन्वायरमेंट का टेम्परेचर, प्रेशर जो चेंज होता है तो भी चीज़ें जो हैं मेजरमेंट में हम एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं कर पाते हैं, तो वो भी कॉज पता है, वो भी ठीक कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद दूसरे तरह का एरर मैंने आपको बताया था, रैंडम एरर और ग्रॉस एरर, बताया था ना।
तो रैंडम एरर वो एरर होता है जिसका कॉज हमको पता नहीं है। जैसे मान लीजिए एक ही ऑब्जर्वेशन आप 50 बार करिए तो 50 डिफरेंट रीडिंग आएगी। थोड़ा ही डिफरेंस होगा लेकिन होगा जरूर। अपनी हाइट नाप के देखिए आप, एक बार आप हाइट नापेंगे तो आपका आएगा 5 फुट 3 इंच और थोड़ा सा और कुछ। फिर दूसरी बार नापेंगे जो भी हाइट हो तो उसके आगे पीछे होता रहेगा। तो रैंडम एरर का हमको कॉज नहीं पता है। साथ में मैंने ये बताया था कि एरर को कंप्लीटली हम इल्यूमिनेट कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि फिजिकल लिमिटेशंस हैं। भाई इंस्ट्रूमेंट के भी लिमिटेशन है, इंस्ट्रूमेंट का भी एक मतलब क्या कहते हैं लीस्ट काउंट होता है। तो कंप्लीट तो एरर को हम एलिमिनेट कर ही नहीं सकते हैं, हम एरर को मिनिमाइज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मिनिमाइज कर सकते हैं। तो अब जैसे रैंडम एरर के हमको रीज़न ही नहीं पता है, तो रीज़न नहीं पता है तो रैंडम एरर को मिनिमाइज करने का तरीका क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बढ़ा देना। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बढ़ा के, जैसे मान लीजिए हम 100 ऑब्जर्वेशन लेते हैं तो रैंडम एरर की संभावना, और 400 ऑब्जर्वेशन लेते हैं तो रैंडम एरर की संभावना 1/4 हो जाती है। होता तो है लेकिन मिनिमाइज हो जाता है। बात समझ में आ रही? इधर देखिए, थोड़ा भी हिलना नहीं है बेटा। तो देखो इधर, एकदम हमने टॉलरेट करेंगे। हमने क्या बोला है? कुछ भी बात नहीं करना है, एकदम एक जगह दिमाग रखिए। एक घंटे बाद जब मैं जाऊं तो उतनी बात तैयार रहे आपकी, ठीक है ना? तो रैंडम एरर को मिनिमाइज करने का तरीका क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बढ़ा देंगे और फिर हर ऑब्जर्वेशन में जो वैल्यू आएगी फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट की, उसको ऐड करके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देंगे तो रैंडम एरर मिनिमाइज हो जाएगा, एलिमिनेट नहीं हो पाएगा। और तीसरा एरर होता है ग्रॉस एरर। तो ग्रॉस एरर में मैंने बताया था कि ये वो एरर है जो व्यक्ति मेजर कर रहा है उसकी लैक ऑफ अलर्टनेस की वजह से होता है। मान लीजिए आप अलर्ट नहीं है, तो आप कोई चीज़ मेजर कर रहे हैं और आप अलर्ट नहीं है, तो आपकी लैक ऑफ अलर्टनेस की वजह से जो एरर इन मेजरमेंट आता है उसको ग्रॉस एरर कहते हैं, ठीक है ना? तो ग्रॉस एरर को दूर करने का यही तरीका है कि व्यक्ति जो है फिजिकली अलर्ट रहे, ठीक है ना? आप ही देखते होंगे कि 24 घंटे में हर समय आपकी अलर्टनेस एक जैसी नहीं रहती है। जब आप सोते हैं तो उस समय तो मतलब जीरो ही अलर्टनेस रहती है ऑलमोस्ट, आप सो रहे होते हैं। लेकिन जगे रहते समय भी आपकी अलर्टनेस का लेवल हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। जब सुबह उठते हैं तो तुरंत चहकने नहीं लगते हैं। सुबह उठते हैं, थोड़ा सा धीरे धीरे उठते हैं, पानी वानी पीते हैं, हल्का फुल्का चलते हैं, ठीक है ना? कुछ एक्सरसाइज करते हैं, फिर आपके अलर्टनेस लेवल उस समय पीक पर आ जाती है। जब आप नाश्ता वाश्ता कर लेते हैं तो उस समय आपकी अलर्टनेस लेवल क्या होती है? पीक पे आती है। तो आदमी का ह्यूमन की अलर्टनेस भी चेंज होती रहती है। तो क्या कहते हैं, एक्सपेरिमेंटर की अलर्टनेस नहीं ठीक है तो उसकी वजह से जो एरर आता है उसको हम ग्रॉस एरर कहते हैं। और ग्रॉस एरर को दूर करने का तरीका क्या है बेटा? कि हम एक्सपेरिमेंटर को ज़्यादा अलर्ट और विजिलेंट बनाएं तो ग्रॉस एरर मिनिमाइज होगा, है ना? एलिमिनेट तो नहीं होगा। उसके बाद मैंने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो आपको कम्युनिकेट किया था वो आपको बताया था कि ट्रू वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। तो ट्रू वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, देखिए इधर वो क्या हो रहा है भाई? डबल माइंड नहीं होना है। ऐसा कुछ भी आप सोच रहे हो क्या फायदा फिर? यहां पे है तो एकदम सिंगल माइंड रहिए। और इस तरह से पढ़ाने में 1 2 3 लड़कों को थोड़ा सा दिक्कत होगी क्योंकि ये लोग तेज पढ़ सकते हैं। अब जानिए, तो देखिए एक एक बात मैं पूछ दूंगा तुरंत, है ना? तो अब नेक्स्ट चीज देखिए कि मैंने आपसे बताया कि नेक्स्ट आपको बताया कि ट्रू वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। तो ट्रू वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? जो उस फिजिकल क्वांटिटी की एक्चुअल वैल्यू है, ठीक है ना? लेकिन जब भी हम मेजरमेंट करेंगे तो एक्चुअल वैल्यू से कुछ कम या कुछ ज़्यादा हमारा मेजरमेंट आएगा, ट्रू वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है ना? क्योंकि मेजरमेंट में एरर और संभावी है, वो तो होगा ही होगा। ज़्यादा ज़्यादा उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, एलिमिनेट तो कर नहीं सकते हैं, ठीक है ना? तो या तो ट्रू वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी किसी न्यूमेरिकल में दी होगी, देखिए इधर, या तो दी होगी, और या तो क्या होगा, अगर नहीं दी है तो जितनी भी मेजर्ड वैल्यू दी है सबका अर्थमेटिक मीन निकाल लेंगे तो वो उसको ट्रू वैल्यू मान लेंगे। ये बात मैंने समझाई थी, ठीक है ना? फिर मैंने बताया था कि हर मेजरमेंट में क्या होता है, हर मेजरमेंट में एब्सोल्यूट एरर होता है। हर मेजरमेंट का एक एब्सोल्यूट एरर होता है, और ये एब्सोल्यूट एरर कितना होता है? ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू एब्सोल्यूट एरर ऑफ अ गिवन मेजरमेंट होता है। ऐसे मान लिए हमने n मेजरमेंट किया तो हर मेजरमेंट का एक एब्सोल्यूट एरर होगा, और हर मेजरमेंट का एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे? उस मेजरमेंट की वैल्यू, ट्रू वैल्यू माइनस उस मेजरमेंट की वैल्यू।
ये एब्सोल्यूट एरर ऑफ दैट मेजरमेंट होगा, पर्टिकुलर मेजरमेंट। बात समझ में आ रही ना? अच्छा, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि एब्सोल्यूट एरर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। मान लीजिए ट्रू वैल्यू से ज़्यादा मेजर कर लिया तो एब्सोल्यूट एरर नेगेटिव हो गया, और ट्रू वैल्यू से कम मेजर आया तो एब्सोल्यूट एरर पॉजिटिव आ गया। बात समझ में आ रही बेटा? ये बात एकदम क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर मतलब कि हर मेजरमेंट का एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। हर मेजरमेंट का एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मीन एब्सोल्यूट एरर जब भी हम निकालते हैं तो क्या करते हैं बेटा? क्या करते हैं? इधर देखो, क्या करते हैं? हम हमेशा एब्सोल्यूट एरर ऑफ अ मेजरमेंट का मॉड लेते हैं, मतलब पॉजिटिव वैल्यू ही लेते हैं। अगर अगर क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट एरर किसी मेजरमेंट में हमारा नेगेटिव है तो भी मीन एब्सोल्यूट एरर निकालते समय हम उसकी पॉजिटिव वैल्यू ही पुट करते हैं, ठीक है ना? और फिर मीन एब्सोल्यूट एरर मतलब सब मेजरमेंट का एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये मीन एब्सोल्यूट एरर था, ठीक है ना? और फिर मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने के बाद मैंने आपको समझाया था कि फ्रैक्शनल एरर। तो फ्रैक्शनल एरर क्या था? मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय ट्रू वैल्यू, ये आपका फ्रैक्शनल एरर था। फिर आपको मैंने बताया, अभी अभी उस पर बेस्ड क्वेश्चन हम देने जा रहे हैं। फिर उसके बाद मैंने बताया था कि फ्रैक्शनल एरर इंटू 100, ये क्या होगा? परसेंटेज एरर। यहां तक की बात एकदम आपको 100% क्लियर है? अभी मैं क्वेश्चन से उसको चेक करूंगा, ठीक है ना? अभी क्वेश्चन से उसको मैं चेक करूंगा, ठीक है? यहां तक की बात एकदम क्लियर है बेटा, एकदम साफ है, कुछ इफ बट नहीं है आपके दिमाग में, कुछ इफ बट नहीं है। अच्छा, अब कुछ बातें और देख लीजिए फिर हम प्रश्नों पे आए। कुछ बातें और देख लीजिए फिर प्रश्नों पे आए। जैसे कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है ए, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? किसी फिजिकल क्वांटिटी ए को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? उसकी ट्रू वैल्यू और प्लस माइनस एरर इन मेजरमेंट। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उसकी ट्रू वैल्यू और प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर। वैसे कोई फिजिकल क्वांटिटी हम रिप्रेजेंट करते हैं तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? उसकी ट्रू वैल्यू और प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर। बात समझ में आ रही ना? इस तरीके से किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। अब मान लीजिए दो फिजिकल क्वांटिटी है, ये आपको मैंने कल बताया था। चार कॉन्सेप्ट और देख लीजिए, फिर हम सवालों पे आएंगे और सवाल आप ही को लगाना है। हाँ, मैंने स्पीड बहुत धीमे कर दी है और इसके पहले के 3-4 सवाल आपने पूरे 100% लगाए, इसको भी लगाइए। सवाल जब खुद से लगाएंगे तो आत्मविश्वास आ जाएगा, ठीक है ना? उसके बाद मैंने एक बात और आपको बताई है कि जिस तरह के सवाल आप लगा रहे हैं उससे बहुत ईजी क्वेश्चन एक्चुअल में भी आपको पास्ट ईयर में मिलेंगे। जैसे ही मैं पास्ट ईयर में आऊँगा, हो सकता है कि 1-2 दिन में आ जाऊँ मैं, ठीक है ना? तो 1-2 दिन में आ भी आता हूँ तो भी क्या दिक्कत है? एक पूरा यूनिट आपका खत्म हो गया और कितने कम टाइम में हुआ? 2 हफ्ता भी नहीं हुआ। हाँ, इस रेशियो से भी आप चलेंगे तो भी आपका सिलेबस 6-7 महीने में हो रहा है। एक रन रेट देख रहे हैं ना कि इस रन रेट से आप रन बना रहे हैं। तो अभी जब आपको 50-60 सवाल मैं दूंगा पास्ट ईयर का, आप लोग देखिएगा सब लगा लेंगे, वो सब आसान होंगे और दो ही पार्ट से होंगे, एरर से और डायमेंशन से, ठीक है ना? तो चलिए, अब उसके बाद मैंने आपको बताया था कि एरर इन सम, एरर इन सब्ट्रैक्शन, एरर इन मल्टीप्लिकेशन, एरर इन डिवीजन और एरर टू द पावर। ये 5-6 कॉन्सेप्ट और बता दूं फिर सवाल करता हूं, ठीक है? तो जैसे मान लिया कोई फिजिकल क्वांटिटी है, उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ए प्लस माइनस डेल्टा ए, और दूसरी फिजिकल क्वांटिटी बी है, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं बी प्लस माइनस डेल्टा बी। इस तरीके से दो फिजिकल इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटीज हैं मान लीजिए, ठीक है ना? जिसमें से एक ए को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, बी को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो रिप्रेजेंट करने का मतलब ये है कि ए बराबर उसकी ट्रू वैल्यू और प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर, बी बराबर उसकी ट्रू वैल्यू प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर। बात समझ में आई? और मीन एब्सोल्यूट एरर का कॉन्सेप्ट क्लियर है? समझ में आ रहा है बेटा? क्लियर है? अब नेक्स्ट देखिए, अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी एक्स है जो ए प्लस बी के बराबर है, अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी एक्स है जो ए प्लस बी के बराबर है, तो एक्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो एक्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ए प्लस बी और प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, यानी मीन एब्सोल्यूट एरर को हम ऐड कर देंगे, यानी मीन एब्सोल्यूट एरर को ऐड कर देंगे। बेटा हम दोबारा नहीं बोलेंगे, देखिए नहीं बोलेंगे, एक ही बच्चा बात कर रहा है, बाकी उससे सभी लोग 19-20 हो रहे हैं। तो एक की वजह से बाकी को हम नहीं ना वो करेंगे, तो एकदम नहीं करिए। ना का मतलब ना है,
इस मानसिकता से नहीं पढ़ना है कि हम पढ़ रहे हैं, इस मानसिकता से पढ़ना है कि हम पढ़ रहे हैं, बेस्ट मॉड्यूल लगा रहे हैं, सवाल लग रहा है, पास्ट ईयर लग रहा है, टेस्ट में आ रहा है, मेरा चयन हो जाएगा। इस मानसिकता से पढ़िए। तो अब आप देखिए x बराबर a प्लस बी, अगर कोई क्वांटिटी है तो उसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, यानी मीन एब्सोल्यूट एरर को हम प्लस माइनस के टर्म में भले है, लेकिन दोनों के मीन एब्सोल्यूट एरर को हम ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, ठीक है ना। ऐसा भी हो सकता है कि मान लो कि x बराबर a प्लस बी है, तो ऐसा भी हो सकता है कि किसी मेजरमेंट में ये a माइनस डेल्टा ए है और ये b प्लस डेल्टा बी है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है ना। तो x की वैल्यू क्या आएगी, a प्लस बी प्लस a माइनस प्लस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी, ऐसा भी आ सकता है। लेकिन हम x को लिखेंगे ऐसे, बात समझ में आ रही है, x को लिखेंगे ऐसे। अब नेक्स्ट चीज देखिए, अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी है a माइनस बी, अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी है a माइनस बी, तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे a माइनस बी, और इसमें भी हम क्या करेंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर को ऐड कर देंगे। बात समझ में आ रही है बेटा, यहां तक की बात एकदम क्लियर है, एकदम स्पष्ट है, क्योंकि ये x बराबर a माइनस बी है, मीन है, तो इसीलिए प्लस माइनस दोनों पुट किए हैं ना। उसमें माइनस वाले में इसको ऐड, ये मीन एब्सोल्यूट एरर दोनों को ऐड करना पड़ेगा, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो। जब x बराबर a माइनस बी है तो इसको लिखेंगे a माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, वो ऐड करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही ना। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज आपको मैं बताऊं, एक छोटी सी बात और समझा दूं, गौर से देखिए इधर, छोटी सी बात और समझा दूं। जैसे मान लीजिए, ये 2-3 बात ध्यान से देखिए, सारे सवाल आपको लगाना, हमको नहीं लगाना है, चाहे कितना विधि में जाएगा। अब देखिए, अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी x बराबर a बाई बी है, अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी x बराबर a बाई बी है, ठीक है ना, जहां पे a बराबर क्या है, a प्लस डेल्टा ए, और b क्या है, b बराबर क्या है, b प्लस डेल्टा बी। अगर इस तरीके से कोई फिजिकल क्वांटिटी है, तो a के अंदर फ्रैक्शनल एरर, a के अंदर फ्रैक्शनल एरर क्या होगा, डेल्टा x बाई एक्स। फ्रैक्शनल एरर यही होता है, मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू, यही होता है। दिस विल बी इक्वल टू फ्रैक्शनल एरर इन a, फ्रैक्शनल एरर इन a प्लस फ्रैक्शनल एरर इन b, इसके बराबर होगा। बात समझ में आ रही ना। अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी x a और b का रेशियो है, तो फ्रैक्शनल एरर इन x विल बी इक्वल टू सम ऑफ फ्रैक्शनल एरर इन a प्लस फ्रैक्शनल एरर इन b। ये बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई, क्लियर है बेटा, ध्यान दीजिएगा, सवाल पूछेंगे हम। अच्छा, अब नेक्स्ट देखिए, अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी x बराबर a इंटू बी है, अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी x बराबर a इंटू बी है, तो भी x का जो फ्रैक्शनल एरर होगा वो a के फ्रैक्शनल एरर और b के फ्रैक्शनल एरर के बराबर होगा। तो भी ऐसा होगा जैसे सम और डिफरेंस में एक तरह से था, सम और डिफरेंस में तो वैसे था, ऐड कर दिए थे मीन एब्सोल्यूट एरर को, ठीक है ना। और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में फ्रैक्शनल एरर बराबर होगा, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में इसका फ्रैक्शनल एरर x का a के फ्रैक्शनल एरर और b के फ्रैक्शनल एरर के बराबर होगा, ठीक है ना, चाहे डिवाइड करें चाहे मल्टीप्लाई करें। बात समझ में आई। अच्छा, एक बात और भी है, जैसे मान लिया कोई क्वांटिटी x है, ये सब बातों को ध्यान से देखिए, और किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी a है और x बराबर a पे पावर r है, r कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 -1 कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो अगर x बराबर a पे पावर r है, तो अगर तो x का जो फ्रैक्शनल एरर होगा डेल्टा x बाई एक्स, वो क्या होगा, r टाइम्स डेल्टा a बाई ए। इसको ध्यान दे दीजिएगा, बात समझ में आई। अगर टू द पावर है तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन आपको मैं नीट का दे रहा हूं, उससे समझा दे रहा हूं, फिर सवालों पे आऊंगा। x बराबर, देखिए x बराबर p पे पावर q, r पे पावर s और t पे पावर n, इस तरीके से अगर मान लिया दिया है, x बराबर p पे पावर q, r पे पावर s और t पे पावर n, जहां x एक फिजिकल क्वांटिटी है, p एक फिजिकल क्वांटिटी है, r एक फिजिकल क्वांटिटी है और टाइम एक फिजिकल क्वांटिटी है, 3 फिजिकल क्वांटिटी है। और x p r और t पे इस तरह से डिपेंड करता है, और x p r और t पे ऐसे डिपेंड करता है। ये नीट का क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चंस में से है नीट के, ठीक है ना।
तो अब फ्रैक्शनल एरर इन एक्स, फ्रैक्शनल एरर इन एक्स विल बी इक्वल टू क्यू टाइम्स फ्रैक्शनल एरर इन पी प्लस एस टाइम्स फ्रैक्शनल एरर इन आर प्लस एन टाइम्स फ्रैक्शनल एरर इन टी। बात समझ में आ रही है? भले ये टी पे पावर एन डिवाइडेड है, देखिए, लेकिन जब फ्रैक्शनल एरर निकालेंगे तो सबको ऐड कर देंगे। बात समझ में आ रही है ना? भले ये नीचे पावर में है तो इसको ऐड कर देंगे, ठीक है ना? अच्छा, एक बात और देख लीजिए, अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी है, एक बात और देख लीजिए, अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी है x बराबर p पे पावर q, r पे पावर s और t पे पावर n, कोई फिजिकल क्वांटिटी ऐसे है, चाहे ऐसे हो, देखिए, चाहे डिवीजन में हो चाहे मल्टीप्लिकेशन में हो, गौर से देखिए, दोनों केस में फ्रैक्शनल एरर क्या होगा? ऐड होगा। तो डेल्टा एक्स बाई एक्स क्यू टाइम्स डेल्टा पी बाई पी प्लस एस टाइम्स डेल्टा आर बाई आर प्लस एन टाइम्स डेल्टा टी बाई टी। बात समझ में आ रही ना बेटा? ये आपका फ्रैक्शनल एरर इस तरीके से हो जाएगा। वो एडवांस वाली क्लास चल रही है वहाँ पे। तो चलिए, ये बात समझ में आ गई बेटा? ये बात एकदम क्लियर है, एकदम स्पष्ट है? हाँ, चलिए, पास कर दिया आपने, पास कर दिया, पास कर दिया, पास कर दिया, एकदम क्लियर है, एकदम स्पष्ट है, आप सब लोगों ने पास कर दिया। इतनी बात एकदम समझ में आ गई, एकदम धीमे धीमे चलना है, ठीक है ना? अच्छा, अब नेक्स्ट चीज देखिए, एरर आपका खत्म, अब क्वेश्चन लगाना है। एरर आपका खत्म, तो शायद स्लाइड एरर की लोड नहीं हुई है, तो इससे ज्यादा, रुकिए, शायद स्लाइड एरर की लोड नहीं हुई है, तो इससे ज़्यादा आपको एरर समझना भी नहीं है। लेकिन आप जब घर पे जाएंगे तो एक बार जल्दी जल्दी जो साइक्लोस्टाइल आपके पास नोट्स हैं, उन नोट्स को एक बार पलट लेंगे। जब उन नोट्स को पलट लेंगे तो क्या होगा बेटा? वो थोड़ा ठीक रहेगा, ठीक है ना? और जहाँ यही सारी बातें हैं, यही सारी बातें, लेकिन एक बार पलट लीजिएगा, और उस नोट्स के अलावा कहीं से मत पढ़िएगा। आप, आपके सवाल सब लगेंगे, सारे सवाल लगेंगे। अच्छा, अब आप देखिए, इधर आइए, इधर आइए। तो एरर्स के बारे में जो यहाँ पे साइक्लोस्टाइल है वो जल्दी से एक बार हम देख लेना है, फटाफट देखिए। यहाँ दिखा है एरर, एरर में क्या है? सिस्टमेटिक और कंट्रोलेबल एरर समझा चुके हैं, इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें इंस्ट्रूमेंटल होता है, इन्वायरमेंटल होता है, ऑब्जर्वेशनल होता है। ऑब्जर्वेशनल में मान लिया मैंने जिस चीज़ से ऑब्जर्व कर रहे हैं उसकी रॉन्ग सेटिंग कर दी। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और भी तरह का होता है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मान लीजिए इंस्ट्रूमेंट हमारा ठीक है, इंस्ट्रूमेंट बढ़िया है, इन्वायरमेंटल कंडीशंस भी ठीक हैं, ऑप्टिमम है, उनकी वजह से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमने रॉन्ग सेटिंग कर दी। हमने उसको जो सेट किया मेजरमेंट लेने के लिए, उसकी सेटिंग ही रॉन्ग है, तो ऑब्वियस है कि क्या कहते हैं, एरर उसमें आ जाएगा। लेकिन कितना रॉन्ग सेट किया ये तो हमको पता है ना, तो उतना प्लस माइनस कर देंगे, हमारा फिर सही आ जाएगा। बात समझ में आ रही ना? इलिमिनेट एरर कभी नहीं होगा, मिनिमाइज कर सकते हैं। बात समझ में आई? क्लियर है? फिर आपको रैंडम बता दिया, ग्रॉस बता दिया। रैंडम का रीजन बता दिया कि जब कई बार ऑब्जर्वेशन करेंगे डिफरेंट रीडिंग आएगी, और रैंडम को दूर करने का तरीका बता दिया, टू इंक्रीज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। बात समझ में आ रही ना? ग्रॉस क्या है? एग्जामिनर को, जो एक्सपेरिमेंटर है, उसको मेंटली अलर्ट बनाइए, फ्रेश माइंड से आए, पता लगा दुनिया भर का टेंशन ना लेकर आए, ठीक है ना? कि स्कूटी से आ रहे थे तो लड़ गए, तो उसके बाद पता लगा उसने ये बोल दिया, उसने वो बोल दिया, अब यही बात दिमाग में घूम रही है, ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, तो क्या होगा? ऑब्जर्वेशन गलत होगा, गलत होगा ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना? जो बात जहाँ थी वहीं खत्म हो गई। अगर देखिए, यहाँ क्लास में आप लोग बैठे हैं, अगर 100% प्रेजेंस क्लास में जो बच्चा यहाँ टॉपर, जानते क्या कर रहा है? जानते क्या कर रहा है? वो किसी से तेज नहीं है, किसी कमजोर से कमजोर बच्चे से तेज नहीं, किसी भी क्लास में वो टॉपर होता है। उसका एक ही फंडा होता है, जिसकी हैबिट उसको पड़ चुकी होती है बचपन से ही, 100% प्रेजेंट रहता है, एक जगह रहता है, हार्ट एंड बॉडी, माइंड एंड सोल एक जगह, बस वही टॉपर हो जाता है किसी भी फील्ड में। किसी भी फील्ड में प्लेयर भी बनना है तो वहाँ भी प्रतिभा का कोई खास, प्रतिभा तो का महत्व तो होता ही है, लेकिन कोई, मतलब अगर ये बात है, पूरी शिद्दत से आप किसी काम को करते हैं तो सारी कायनात आपकी मदद करती है, समझे कि नहीं? तो ये चीज़ है।
अब आप देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर क्या है? एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट बता चुका हूं, ये हर ऑब्जर्वेशन का होता है, डिफरेंट ऑब्जर्वेशन का डिफरेंट होता है एब्सोल्यूट एरर। फिर आपको देखिए बीच में खा गया, मीन एब्सोल्यूट एरर समझा चुका हूं। रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर मतलब मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय ट्रू वैल्यू, सब समझा चुके हैं? समझा चुके हैं नहीं? द प्रोपगेशन ऑफ एरर इन मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, ये स्लाइड ही नहीं है इसमें, तो हमने समझा दिया, वो इतनी बात है, ठीक है ना। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज देखिए, यहां ए ठीक आ रहा है, लाइफ आ गया। अब आ गया सवाल, अब देखेंगे आप लोग कितना समझे हैं। और सबसे जवाब हमको चाहिए रैंडम। आप लोग के हिसाब से मैंने स्पीड एकदम धीमे कर दी है, ऐसे ऐसे चल रहा हूं, देखिए ऐसे ऐसे, धीरे 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 धीरे, बेबी स्टेप्स। अब जवाब चाहिए मुझे, देखिए बताओ बेटा, हाथ उठाओ, हाथ उठाइए जो बता सकता है। अरे बिना सवाल पढ़े ही। अच्छा, फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस वेयर टेकन विद अ वर्नियर कैलिपर्स व्हाइल मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ सिलेंडर। एक सिलेंडर की लेंथ को हम मेजर कर रहे हैं और इतने ऑब्जर्वेशन हमारे पास आए। पहले ऑब्जर्वेशन में आया 3.29, दूसरे में आया 3.28, तीसरे में आया 3.29, चौथे में आया 3.31, फिर 3.28, फिर आया 3.27, फिर आया 3.27। हेलो, तो क्या बेटा अभी हम निकलेंगे, अभी 1 बजे तक आ जाएंगे। बच्चों की छुट्टी हो गई है ना, तो उनको भी कंपनी चाहिए। स्कूल छुट्टी हो गई ना पूरा जून, जून भर में। अच्छा, एक बात और देखिए, इसी इसी जून में, सुनिए इसी जून, सुनिए, अब वो तो देखिए, मैं किसी दिन किसी समय, मतलब 1 जून ही प्रोबेबल है, 1 हफ्ते के लिए थोड़ा सा हम भी इधर उधर जाएंगे और फिर 1 हफ्ते बाद चले आएंगे, ठीक है ना। तो अब आप देखिए, अब आप देखिए 3.29, 3.30, ये सब ऑब्जर्वेशन है। एक वर्नियर कैलिपर से हम एक सिलेंडर की लेंथ नाप रहे हैं, एक वर्नियर स्केल से। वर्नियर स्केल क्या होती है, अब इसके बाद आएगा, बढ़िया से आपको समझा देंगे वर्नियर स्केल क्या होती है। फिलहाल आप इतनी जान लें कि एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम क्या कर रहे हैं, सिलेंडर की लेंथ नाप रहे हैं। बात समझ में आ रही ना। तो अब देखिए, देन फाइंड मोस्ट एक्यूरेट लेंथ ऑफ द सिलेंडर। अरे बाप रे बाप, सब क्यों भाई? तो आ रहा है तो हाँ उठाइए, देखा तो जाए कितने लोग आ रहे हैं, बोलो भाई। वर्नियर कैलिपर से इतने ऑब्जर्वेशन किया तो मोस्ट एक्यूरेट लेंथ मतलब ट्रू वैल्यू। इसका मतलब क्या है, मोस्ट एक्यूरेट लेंथ यानी ट्रू वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन पूछ रहा है। तो ट्रू वैल्यू आपको नहीं समझ में आ रहा है, बाकी सबको आ गया? आप बता देंगी, आप बता देंगी? बेटा बताया है अभी, आप तो खैर एकदम नई हैं, कल ही आई हैं, आपके सामने तो एरर हो चुका है एक बार। बाकी सबको आ रहा है? मैंने क्या बताया था बेटा कि अगर ऑब्जर्वेशन में ट्रू वैल्यू नहीं दिया है तो हम सभी ऑब्जर्वेशन का अर्थमेटिक मीन ले लेते हैं, यही ना बताया ना कल? कल यही बताया था ना। तो ट्रू वैल्यू कैसे निकालेंगे? ट्रू वैल्यू निकालेंगे 3.29 प्लस 3.28 प्लस 3.29 प्लस, सबको ऐड कर देंगे, ठीक है ना, सबको ऐड कर देंगे, प्लस 3.31 प्लस 3.28 प्लस 3.27 प्लस 3.29 प्लस 3.3 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से डिवाइड कर देंगे और गप से आपका आंसर आ जाएगा। ये बताया था ना। हाँ, हाँ, अरे हाँ, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, वो भी ट्रू वैल्यू नहीं आएगा। आप कैलकुलेशन को कम, 1 मिनट, 3.29 3.29 3.29 3 बार आया है, ठीक है ना। अरे हो सकता है, नहीं बताना ना, यहाँ जितने भी ऑब्जर्वेशन है वो ट्रू वैल्यू के आस ही पास हैं।
तो एकदम ट्रू वैल्यू निकालने की बात हो रही है। ये सारे ऑब्जर्वेशन एकदम आस ही पास हैं, ठीक है ना। मोस्ट प्रोबेबल ऑब्जर्वेशन नहीं पूछ रहा है, ट्रू वैल्यू पूछ रहा है, ऐड करके वो करेंगे। हालांकि हालांकि इतना कैलकुलेशन करने का आपको नहीं आएगा एग्जाम में, ठीक है ना। लेकिन ट्रू वैल्यू ऐसे निकालते हैं, सबको ऐड कर देंगे, डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब क्लियर हो गया, अब साफ है। इसको कल बताया था मैंने, कल बताया था ना। हाँ, तो ये फंडा सुन लीजिए, यहाँ जो पढ़िए घर पे जाके आप रिवाइज करिए। अगर शुरुआत में आधे घंटे में तैयार होता है तो आधे घंटे में करिए, 1 घंटे में होता है 1 घंटे में करिए। जो बच्चे प्रैक्टिस में आ जाएंगे उनका 5 मिनट में होगा, और फिर और प्रैक्टिस में आ जाएंगे तो कई बार बच्चा रिवाइज नहीं भी करेगा तो भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब आप देखिए, इधर देखिए, मोस्ट एक्यूरेट लेंथ यानी ट्रू वैल्यू यानी अर्थमेटिक मीन। अगर दिया होता तो मैंने बोला, नहीं दिया होता तो अर्थमेटिक मीन ले लेते हैं, ठीक है ना। अब देखिए एब्सोल्यूट एरर इन ईच ऑब्जर्वेशन, कौन कौन कर लेगा? सब लोग कर लेंगे। एब्सोल्यूट एरर बताइए, बुक बंद करके अगर आप देखेंगे तभी सीख पाएंगे। जो बताइए, एब्सोल्यूट एरर निकाल लेंगे हर ऑब्जर्वेशन का। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? ट्रू वैल्यू माने मेजर्ड वैल्यू, और ये हर ऑब्जर्वेशन का होता है। तो अब एब्सोल्यूट एरर इन ईच ऑब्जर्वेशन निकालना है तो क्या करेंगे? ट्रू वैल्यू यहां से जो भी निकाला, मान लीजिए ए है तो a माइनस 3.29, ये पहले ऑब्जर्वेशन का ट्रू वैल्यू हो गया। दूसरे का क्या हो गया? a माइनस 3.28, और इसी तरीके से करके आप हर मेजरमेंट का निकाल लेंगे। एब्सोल्यूट एरर मेजरमेंट स्पेसिफिक होता है, मतलब हर मेजरमेंट का एब्सोल्यूट एरर होता है और उसकी वैल्यू होती है ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, ठीक है ना। अब आपको मीन एब्सोल्यूट एरर पूछा, तो मीन एब्सोल्यूट एरर करेंगे तो एब्सोल्यूट एरर पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। मान लीजिए जो बात हमने मेजर की वो ट्रू वैल्यू से ज्यादा है तो एब्सोल्यूट एरर निगेटिव हो गया, और मान लीजिए जो बात हमने मेजर की वो ट्रू वैल्यू से कम है तो एब्सोल्यूट एरर क्या हो गया? क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। लेकिन जब भी हम मीन एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे, हमने आपको सब हाँ तो मॉड लेंगे, सबकी पॉजिटिव वैल्यू को लेकर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देंगे, हो जाएगा बेटा। एकदम पास है, एकदम पास है। इनको भी कमेटी का मेंबर बना देते हैं, 4 थे 5वीं ये हो गई, आप पास करेंगे तब होगा। ये हो गया, क्लियर है। अब रिलेटिव एरर निकालना है, तो रिलेटिव एरर कौन कौन कर लेगा? सब लोग कर लेंगे रिलेटिव एरर, बोलो बेटा पीछे से। रिलेटिव एरर क्या होगा? मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू, ये मीन एब्सोल्यूट एरर होगा। और फिर परसेंटेज एरर पूछ रहा है, तो वही रिलेटिव एरर को क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज एरर आ जाएगा, ठीक है ना। तो 100% बच्चों ने रिस्पांस दिया, बहुत अच्छी बात है। इन्होंने नहीं दिया तो ये अभी कल ही आई हैं, तो इनका 2-4 दिन लगेगा सिस्टम में आने में, ठीक है ना। तो बात क्लियर है बेटा, पास हो गया, रिजोल्यूशन पास है, क्लियर है, बोलो बेटा डन है। तो चलिए अब आगे जाइए। अरे बाबा खतरनाक सवाल, देखिए। द इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर ऑफ वाटर एज रिकॉर्डेड बाय एन ऑब्जर्वर आर दिस एंड दिस। बात समझ में आ रही है? जैसे एक ऑब्जर्वर ने इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर पानी का रिकॉर्ड किया, एक ऑब्जर्वर ने इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर पानी का रिकॉर्ड किया। ये बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं ना, बोलिए भाई। इसका कॉन्सेप्ट अभी तुरंत बताएं, तुरंत बताएं, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो लग जाएगा। देखिए, द इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर ऑफ वाटर इज रिकॉर्ड बाय ऑब्जर्वर आर दिस एंड दिस। बात समझ में आ रही ना? अब पूछ रहा है कैलकुलेट द राइज इन टेम्परेचर विद प्रॉपर एरर लिमिट्स। कैलकुलेट द राइज इन टेम्परेचर विद प्रॉपर एरर लिमिट्स, कौन कर देगा? हाँ बताइए, राइज इन टेम्परेचर विद प्रॉपर एरर लिमिट कौन कर देगा? चलो भाई बताओ, तुम खड़े हो बताओ, लाइन ऑफ एक्शन बता दो। हाँ, एरर को प्लस कर देंगे, बहुत से, बैठ जाओ। देखो बेटा इधर देखो, इधर देखो, राइज इन टेम्परेचर कितना होगा? डेल्टा टी कितना होगा? T2 माइनस T1 होगा ना बेटा, यही ना राइज इन टेम्परेचर होगा। और T2 कितना दिया हुआ है? 78.3 और प्लस माइनस 0.3, यही ना है।
और T1 कितना है 40.6 और प्लस माइनस 0.2, यही ना है, बोलो बेटा, यही है ना। अब जब इसको माइनस करेंगे तो मैंने आपको क्या बताया था, जब एरर इन डिफरेंस करेंगे, जब एरर इन डिफरेंस करेंगे तो हम क्या करते हैं, ये फिजिकल क्वांटिटी यानी चेंज इन टेम्परेचर, दो फिजिकल क्वांटिटी T1 T2 पे डिपेंड कर रही है। चेंज इन टेम्परेचर किस पे डिपेंड कर रही है, T1 T2 पे, और एरर इन डिफरेंस है। तो इसका मैंने आपको तरीका क्या बताया था, दिस विल बी इक्वल टू 78.3 माइनस 40.6 और यहाँ प्लस माइनस और 0.3 प्लस 0.2, बात समझ में आ रही है। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी, कितनी आ जाएगी, जो भी वैल्यू आएगी आप कैलकुलेट कर लेंगे, बात समझ में आई। ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 0.5 और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 10 में से 6 गया 4, 10 में से 6 गया 4, और क्या कहते हैं, रुकिए, अरे इसको कर लीजिएगा, बड़ा सिंपल है, इसको ऐसे माइनस कर देंगे और प्लस माइनस ये आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा, बात समझ में आ रही ना। देखिए भाई, क्लियर है, स्पष्ट है, बोलिए भाई, पास कर दिया आपने, पास किया, क्लियर हो गई ये बात। अभी ये कॉन्सेप्ट बताए हैं, ये कॉन्सेप्ट तुरंत बताएं आपने, आप कर पाई, कर लेंगे इसको, बोलिए, पास है, चलिए जो भी है। चलिए अब देखिए, यहां सारे सवाल लगाए जा रहे हैं, है ना, और एक्चुअल में इससे आसानी क्वेश्चन आते हैं, ठीक। अब आप देखिए, इफ ए बराबर दिस, बी बराबर दिस, लेट एक्स बराबर दिस, वाई इज इक्वल टू दिस, जेड बराबर दिस, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ परसेंटेज एरर इन एक्स वाई एंड जेड इज, कौन बताएगा, हाँ उठाइए, कौन बताएगा, एकदम नीट लेवल क्वेश्चन है, नीट के ठीक ठाक क्वेश्चन है, बताओ बेटा। नहीं बैठिए आप, उनको बताने दीजिए, आप बताइए। हम्म 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 यहां थोड़ा गौर कर लीजिए, ये क्या पूछ रहा है, परसेंटेज एरर निकालना है तो पहले फ्रैक्शनल एरर निकालेंगे, फ्रैक्शनल निकालेंगे और तब होगा, फ्रैक्शनल एरर निकालेंगे तब होगा, हाँ। चलिए ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं, ए की वैल्यू दिया है, ए की वैल्यू क्या है, बैठ जाइए, ठीक ठीक बता रहे हैं, ए की वैल्यू क्या है, 8 प्लस माइनस 0.08, ए की वैल्यू ये है, और बी की वैल्यू कितनी है, 6 प्लस माइनस 0.06, यही ना है। और ये दो फिजिकल क्वांटिटी है, और तीसरी फिजिकल क्वांटिटी एक्स किस पे डिपेंडेंट है, ए प्लस बी पर, एक्स किस पे डिपेंडेंट है, ए प्लस बी पर। तो ए प्लस बी करेंगे तो 8 6 14 हो जाएगा, और 14 प्लस माइनस 8 6 क्या है 14, तो ये आ जाएगा 0.14, 8 6 14, बात समझ में आई। तो एक्स फिजिकल क्वांटिटी कितनी है, इतनी है, एक्स फिजिकल क्वांटिटी कितनी है, इतनी है। जैसे इन दोनों को ऐड करेंगे तो एक्स, एक्स क्या दिया हुआ है, ए प्लस बी, तो ए प्लस बी इस तरह से रिप्रेजेंट कर देंगे, एरर इन सम रिप्रेजेंट कर देंगे ना। अब फ्रैक्शनल एरर इन एक्स निकालेंगे, फ्रैक्शनल एरर इन एक्स क्या होगा, डेल्टा एक्स बाई एक्स, डेल्टा एक्स बाई एक्स, बात समझ में आ रही है। तो फ्रैक्शनल एरर क्या होगा, डेल्टा एक्स बाई एक्स, और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, बोलिए, डेल्टा एक्स यानी कि मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाई ट्रू वैल्यू, तो ट्रू वैल्यू 14 है, ट्रू वैल्यू 14 है ना, तो ये आप पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा 14, बात समझ में आ रही है, ठीक है ना, ये क्लियर हो गया। अरे द करेक्ट ऑर्डर ऑफ परसेंटेज एरर इन एक्स वाई एंड जेड, ये पूछ रहा है, तो परसेंटेज एरर निकालने के पहले पहले फ्रैक्शनल एरर निकालेंगे ना।
तो फ्रैक्शन, पहली बात x बराबर a प्लस बी है तो x को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो फ्रैक्शनल एरर ये हो गया। और परसेंटेज एरर इसको करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, परसेंटेज एरर करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये आ जाएगा 14/14 यानी 1%, यानी कि 1%। यानी x अगर a माइनस बी है तो उसका फ्रैक्शनल एरर कितना है? 1%। परसेंटेज एरर कितना है? 1%। बात समझ में आ गई ना? अब दूसरी बात, दूसरा किया है कि y क्या है? a माइनस बी। y क्या है? a माइनस बी। तो a माइनस बी अगर निकालेंगे तो y इज इक्वल टू 2, 8 में से 2 और प्लस माइनस 0.14, ठीक है ना? तो उसी तरीके से इसका फ्रैक्शनल एरर निकालेंगे तो फ्रैक्शनल एरर क्या होता है? मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय ट्रू वैल्यू। तो 0.14/2 और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 14/2 यानी कि 7%। y में फ्रैक्शनल एरर आया 7% और x में फ्रैक्शनल एरर कितना आया? 1%। यहां तक की बात 100% सब लोग समझ गए? बोलिए, बोलो बेटा, 100% समझ में आया? ठीक है। आप पुराने वीडियोस देखना शुरू करिए, पुराने वीडियोस को देखना शुरू करिए, और बहुत पुराना मत देखिए, वेक्टर और मैथमेटिकल टूल का मत देखिए, आप देखिए डायमेंशन एनालिसिस का, जिससे यहाँ तक आप तुरंत क्लास में आ जाएं, हम लोग से रेजोनेट करना शुरू कर दें। बाकी बच्चे समझ रहे हैं तो आप भी समझने लगेंगे। बात समझ में आ रही ना? यहाँ तक आप रेजोनेट करिए आइए, और उसके बाद जब आपको टाइम मिले तो धीरे धीरे करके पुराना भी देखिए, फर्स्ट चैप्टर से भी देखिए, तो आप एकदम क्लास में आ जाएंगे। और जब वन शॉट मारेंगे रिवीजन, वन शॉट मारेंगे, जैसे वेक्टर मान लिए 4-5 घंटे में लगातार मार देंगे, तो उस समय जब एक बार आप देख ही रहेंगी तो आपका अच्छे से हो जाएगा, है ना? अच्छा, अब आप नेक्स्ट देखिए, अगर z फिजिकल क्वांटिटी है a और b के बराबर, z फिजिकल क्वांटिटी किसके बराबर है? a और b के बराबर। तो हम एरर इन प्रोडक्ट जानते थे डेल्टा z/z। डेल्टा z/z कितना होता है? बोलो, डेल्टा a/a। तो हाँ, तो डेल्टा a/a और प्लस डेल्टा b/b, यही ना होता है? तो अब देखिए, इस तरीके से डेल्टा z कितना होगा? डेल्टा z कितना होगा? z इंटू दिस, z इंटू दिस। और z की वैल्यू कितनी है? z बराबर a इंटू बी है, z बराबर a इंटू बी है। तो a इंटू बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 8×6 = 48, 8×6 = 48। तो ये हो जाएगा 48 इंटू 0.08/8 और प्लस 0.06/6। ये डेल्टा जेड की वैल्यू आ गई, ठीक है ना? ये डेल्टा जेड की वैल्यू आ गई, यानी मीन एब्सोल्यूट एरर इन जेड। ये डेल्टा z/z है ना? तो z बराबर क्या है? a इंटू बी, और a की वैल्यू क्या दी है? ये और ये, तो ट्रू वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, 8×6 = 48, ठीक है ना? तो अब ये आ गया आपका फ्रैक्शनल एरर। क्या आ गया? फ्रैक्शनल एरर। और फ्रैक्शनल एरर आपका आ गया, तो ये आपका मीन एब्सोल्यूट एरर आ गया। क्या आ गया? मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर, अब द करेक्ट ऑर्डर ऑफ परसेंटेज एरर। तो करेक्ट ऑर्डर ऑफ परसेंटेज एरर निकालना है तो पहले फ्रैक्शनल एरर निकालिए। तो फ्रैक्शनल एरर क्या होगा? फ्रैक्शनल एरर क्या होगा? बोलिए। हैं? फ्रैक्शनल एरर क्या होगा? आपका मीन एब्सोल्यूट एरर आ गया। देखिए, अब आप z को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? z को रिप्रेजेंट कर सकते हैं 48, z को रिप्रेजेंट कर सकते हैं ट्रू वैल्यू 48/z बराबर a इंटू बी है, और प्लस ये क्वांटिटी, ये क्वांटिटी, ठीक है ना? तो ये आपका हो जाएगा 48 इंटू 0.08/8, 0.08/8 और प्लस 0.06/6। जेड को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ट्रू वैल्यू प्लस ये आपका क्या आया था? मीन एब्सोल्यूट एरर आया था ना? तो किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे ना,
ऐसे करेंगे, डेल्टा जेड जैसे जेड को रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे करेंगे, ट्रू वैल्यू और प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर, इन्हें रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब इसका फ्रैक्शनल एरर निकालेंगे तो मीन एब्सोल्यूट एरर बाय ट्रू वैल्यू, तो ये कट जाएगा इनटू 100। जैसे ये आपका मीन एब्सोल्यूट एरर हो गया, जेड ऐसे रिप्रेजेंट हो गया। यहां तक की बात चलो समझ गए, बोलो भाई। तो अब इसका फ्रैक्शनल एरर निकालेंगे तो मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय ट्रू वैल्यू इनटू 100। तो ऐसा करेंगे तो 48 कट जाएगा, तो ऊपर आ गया 0.08/8 और प्लस 0.06/6 इंटू 100, ये हो गया परसेंटेज एरर। ये क्या हो गया, परसेंटेज एरर हो गया। तो अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 8/8 1 और 6/6 1, तो ये हो जाएगा 2%। ये क्या आ जाएगा, 2%। तो परसेंटेज एरर इन जेड कितना आ जाएगा, 2%। और परसेंटेज एरर इन एक्स कितना आया था, 1%। और परसेंटेज एरर इन वाई कितना आया था, 7%। ये आ गया ना। अब जो ऑप्शन हो देके घप से मार दीजिए। हैं कहां, कैसे आएगा, इसको 100, इसका 1% आएगा ना, ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 हो जाएगा। 14/14 1, 14। हाँ 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 हाँ, बत्ती जल गई, बत्ती जल गई। हाँ तो देख के आप मार दिए, जो भी हो। तो सबसे ज्यादा किस में है, सबसे ज्यादा एरर किस में है, वाई में। वाई में सबसे थर्ड ऑप्शन ये है, सबसे ज्यादा वाई में है। और वाई में जेड से ज्यादा है, वाई में जेड से ज्यादा है, जेड का 2 है, बिल्कुल सही। और सबसे कम एक्स में है, इसको मार दीजिए। बात समझ में आ गई। तो ये बात कितने परसेंट लोग समझ गए, 100% समझ गए। आपको समझ में आया, एकदम आपको आया, एकदम दिमाग में घुसा, एकदम। सुनिए, मैंने एकदम बेबी स्टेप्स स्टार्ट कर दिए हैं। 2 महीने तक बेबी स्टेप्स लाएंगे आप लोग। 3 चैप्टर ऐसा तैयार करिए कि कोई सवाल आ जाए, कहीं से आ जाए, नीट का आप कर दीजिए। और चौथे से आप खुद ही कहेंगे कि अब हम बेबी स्टेप्स नहीं चलेंगे, अब नहीं चलेंगे। जैसे उस बैच में कर रहे हैं ना, वो बेबी स्टेप्स नहीं पसंद कर रहे हैं, वो तेजी से कर रहे हैं। पहले से उनका फोकस फ्लो बना है, आपका भी बन जाएगा। बन गया, क्वेश्चन समझ में आया। जेड इज इक्वल टू ए बी था, तो अगर जेड इज इक्वल टू ए बी है तो एरर इन प्रोडक्ट हो गया। तो एरर इन प्रोडक्ट में फ्रैक्शन एरर बराबर होता है। तो फ्रैक्शन एरर क्या होगा, डेल्टा जेड बाई ट्रू वैल्यू ऑफ जेड बराबर दिस। और ट्रू वैल्यू ऑफ जेड क्या होगी, ए इंटू बी, 8×6=48। बात समझ में आ रही ना। तो जेड के केस में मीन एब्सोल्यूट एरर कितना आया, इतना आया। तो मीन एब्सोल्यूट एरर बाई ट्रू वैल्यू इंटू 100, जेड का परसेंटेज एरर हो गया। बात समझ में आ रही है, क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट देखिए। उड़ी बाबा, खतरनाक से खतरनाक सवाल। खतरनाक कुछ नहीं होता है और आसान भी कुछ नहीं होता है। जिसको आपने नहीं किया है वही कठिन है। इट्स नॉट डिफिकल्ट, इट्स डिफरेंट, इट्स डिफरेंट, राइट। इट्स डिफरेंट। ये आपने नहीं किया है तो आपको लग रहा है कि ये टफ है, ठीक है ना। जब इस नेक्स्ट राउंड में आएंगे तो आप लोग एकदम मेरा भेजा ही उड़ा देंगे, इतना तेज रिस्पॉन्स देंगे। समझ गए ना इसको, बोलिए। हाँ, अब घर जाके इसको रिवाइज करेंगे और प्लस, सुनिए, रिवाइज करेंगे और प्लस 15 मोर क्वेश्चंस उसी मॉड्यूल के आगे लगा देंगे। इसके बाद भी किसी के अंदर स्टेमिना है किसी बच्चे में तो पुराना रिवाइज कर लेगा। बात समझ में आ रही ना, ठीक है। अच्छा अब देखिए, साइड ऑफ अ क्यूब इज दिस, द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब आर रिस्पेक्टिवली। कौन बताएगा, देख लेते हैं, देख लेते हैं। अगर साइड ऑफ अ क्यूब ये है तो वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब पूछ रहा है, तो वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब। वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब। देखिए इधर देखिए, ध्यान से देखिए, वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब। तो अब मैंने आपसे बताया था कि एरर इन टू द पावर, एरर टू द पावर क्या बताया था, अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी है, हाँ 3 इंटू डेल्टा ए बाई ए। वाह, मार दे रहे हैं, दिमाग कंप्यूटर कितना चल रहा है, चल रहा है उनका दिमाग।
ठीक है ना। तो इसको क्या करेंगे, डेल्टा वी बाई वी विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स डेल्टा ए बाई ए, यही ना होगा बेटा, यही होगा। तो उसके बाद डेल्टा वी क्या होगा, डेल्टा वी होगा वॉल्यूम इंटू, और वॉल्यूम क्या होगा, ए क्यूब। ए क्यूब यानी 2 2 या 4, 4 2 या 8, ट्रू वैल्यू 8 हो गई, 8 हो गई। तो 8 यहां चला गया, 8 इंटू 3, और डेल्टा ए बाई ए, तो डेल्टा ए क्या है, ये है, डेल्टा ए क्या है, ये है, ए क्या है, ये, यानी कि 0.01/2। यहां तक की बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया। तो अब वॉल्यूम पूछ रहा है, तो ये जो निकला है वो एरर इन वॉल्यूम है, ये जो निकला है वो एरर इन वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम अगर आपको बताना है तो वॉल्यूम ऐसे लिखेंगे, मत बोलिए बीच में, वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम ऐसे लिखेंगे, ट्रू वैल्यू ऑफ वॉल्यूम, तो ट्रू वैल्यू ऑफ वॉल्यूम क्या होगी, 2 2 या 4, 4 2 या 8, 8 और प्लस यहां से जो वैल्यू आएगी यहां पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहां से वैल्यू जो आएगी वो ऐसे आएगी, 2 4 या 8 और 4 3 या 12, 12 इंटू 0.01, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0.12 आएगी। बात समझ में आ रही है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0.12। अब वॉल्यूम पुट करेंगे तो 8 प्लस माइनस 0.12, ये आपका क्या आ जाएगा, वॉल्यूम। तो कोई ऑप्शन दिया है, कोई मैच ही नहीं कर रहा है, तो हाँ बस पहला मैच कर रहा है, फट से मार दिया, ठीक है ना। अब सर सुनिए, अब सर देखिए, इधर देखिए, एक आधी लोग बात करते हैं लेकिन मर्मरिंग होती है उससे एकदम। यहाँ पे एक सेशन है, आप बैठे 1 घंटे तो आपका 15 सवाल हो जाना चाहिए, प्रिपेयर हो जाना चाहिए। ये भाषण नहीं है, देखिए कोचिंग और घर की पढ़ाई मिला के ही आप बच्चा सेलेक्ट होता है, ठीक है ना। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कोचिंग की पढ़ाई होती है, सबसे इंपॉर्टेंट। इतना फोकस आप घर पे भी नहीं कर पाएंगे। यहाँ पढ़ने के लिए बैठे हैं, कोई वो नहीं है कि खाना है कि क्या है कि आवाज है। इस समय आप 15 सवाल तैयार करिए, और सुनिए एक सीधा सा फंडा है, आप कहेंगे रिपीट कर रहे हैं, लेकिन ये यही सिद्धांत आपको बना देगा। 15 सवाल यहाँ प्रैक्टिस हो रही है, उसको तैयार करिए। पहली बात, वो प्रिपेयर होना चाहिए, पढ़ाई नहीं होना चाहिए, वो प्रिपेयर होना चाहिए। प्लस 15 क्वेश्चन आप और घर पे आगे पढ़ लीजिए, जो हम कल करने वाले हैं, उसी सीरीज में आगे बढ़ेंगे। और इसके बाद भी अगर आपके अंदर स्टेमिना है, भाई फिजिक्स भी पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, बायोलॉजी भी पढ़ना है, 3 से पढ़ना है नीट के बच्चों को, तो इसके बाद भी आपके अंदर स्टेमिना है तो पुराना रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि पुराना भी भूलता जाता है ना, पुराना ही भूलता जाता है। तो ऐसे करते करते आप 7 महीना मेरे साथ चलेंगे तो 7 महीने के बाद फर्स्ट ईयर आपके जवान पे होगा। सारे सवाल, सारे सवाल, ठीक है ना। और जितना पढ़ाया जा रहा है उससे आसान सवाल नीट में आता है। अभी मैं पास्ट ईयर लगा दिखा रहा हूं आपको, बात समझ में आ रही ना। तो अब आप देखिए अगली बात, अब सरफेस एरिया क्या होगा, सरफेस एरिया क्यूब का क्या होगा, 6a²। तो इसको आप कर लीजिएगा, ऐसे ही होगा। और वैसे भी ऑप्शन केवल एक ही मैच कर रहा, तो आंसर तो यही हो गया, तो कंफर्म है। लेकिन सरफेस एरिया 6a² उस तरह से वो भी निकाल लीजिएगा, निकाल लेंगे ना, बोलिए। एकदम बम बम है, एकदम आनंद आ रहा है, ठीक से है। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, बाप रे बाप, नेक्स्ट सवाल। अ थिन कॉपर वायर ऑफ लेंथ इंक्रीज बाय 2% when heated from this to this. If a copper cube having side this is heated from this to this, what will be the percentage change in area of one face of the cube and volume of the cube? कौन बताएगा, फट से हाथ उठाइए। एक थिन कॉपर वायर है लेंथ L का, जो इंक्रीज करता है 2% व्हेन हीटेड फ्रॉम T1 टू T2। उसका लेंथ जो इंक्रीज करता है वो 2% इंक्रीज करता है जब T1 से T2 में उसको हीट करते हैं, ठीक है ना। तो अब आप देखिए, अगर कॉपर क्यूब का साइड का लेंथ 10L है, कॉपर क्यूब के साइड का लेंथ 10L है, और इसको हीट किया गया T1 से T2 तक, तो व्हाट विल बी द परसेंटेज चेंज इन एरिया ऑफ वन फेस ऑफ द क्यूब। एरिया ऑफ वन फेस ऑफ द क्यूब क्या होगा, बोलिए। एरिया ऑफ वन फेस ऑफ द क्यूब क्या होगा, बताओ बेटा, L²। एरिया ऑफ वन फेस ऑफ द क्यूब क्या होगा, L², यही होगा, ठीक है ना। तो परसेंटेज चेंज इन एरिया, परसेंटेज चेंज इन एरिया ऑफ वन फेस ऑफ द क्यूब, तो ये क्या होगा, पहले अगर एरर टू द पावर n का फंडा मैंने क्या बताया था,
डेल्टा ए बाई ए विल बी इक्वल टू ट्वाइस टाइम्स डेल्टा एल बाई एल, ये बताया था मैंने। तो डेल्टा ए बाई ए इज इक्वल टू ट्वाइस टाइम डेल्टा एल बाई एल, तो उसको लगा लीजिए, उसको लगा दीजिए, आपका खट से आ जाएगा। तो अब आप देखिए क्या हो गया, बताइए कौन लगाएगा, बताओ इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए फट से, बताइए। क्या, तो बताइए, एरिया वन फेस ऑफ द क्यूब एंड वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, दो चीज पूछा है। तो एरिया जो एरिया होगी कैसे होगी, एरिया बराबर ट्रू वैल्यू मान लीजिए ए है और प्लस माइनस एरर इन एरिया, यही ना होगी, यही ना एरिया होगी। तो अब आप देखिए एरिया बराबर एल स्क्वायर है, एल स्क्वायर है, तो एल स्क्वायर है, तो ये हो गया एरिया बराबर एल की वैल्यू क्या दिया हुआ है 10L, 10L, तो 10L स्क्वायर यानी 100L स्क्वायर, 100L स्क्वायर, बात समझ में आ रही है, 100L स्क्वायर एरिया हो गई। अब उसके बाद आपसे बोला है कि डेल्टा ए बाई ए इज इक्वल टू ट्वाइस टाइम डेल्टा एल बाई एल, क्योंकि एरिया बराबर एल स्क्वायर, तो डेल्टा ए बाई ए कितना होगा, ट्वाइस टाइम डेल्टा एल बाई एल, ये ना होगा बेटा। तो डेल्टा ए की वैल्यू इससे कितनी आ जाएगी, डेल्टा ए की वैल्यू आ जाएगी 100L स्क्वायर इंटू 2, और डेल्टा एल बाई एल कितना है बताओ, डेल्टा एल 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 बाई एल कितना है, ये परसेंटेज चेंज पूछ रहा है। तो आप जानते हैं कि डेल्टा एल बाई एल इंटू 100 कितना है 2%, 2% है, ठीक है ना। तो परसेंटेज डेल्टा ए बाई ए, ये कितना है, ए कितना है 100L स्क्वायर, इसको यहां ले आइए, ये कितना है डेल्टा ए बाई 100L स्क्वायर, डेल्टा ए बाई ए यही ना हुआ, इज इक्वल टू 2 टाइम्स डेल्टा एल बाई एल इंटू 100, यही तो परसेंटेज होगा। तो डेल्टा एल बाई एल इंटू 100 कितना है 2%, कितना है 2%, हाँ 2% है ना भाई, डेल्टा एल बाई एल पहले पार्ट में दिया है, इंटू 100 बराबर 2%, तो ये 2 इंटू यानी एरिया में इंक्रीज कितना होगा 4%, एरिया का इंक्रीज कितना हो जाएगा 4%। क्लियर हुआ, फिर से बता दें, तो फिर से सुनिए। देखिए एक थिन कॉपर वायर है जिसका लेंथ एल है, देखिए आसान सवाल है, वो फंडा जो बताएं उसी पे बेस्ड है। अ थिन कॉपर वायर है जिसका लेंथ एल है, वो 2% इंक्रीज होता है जब उसका टेम्परेचर T1 से T2 हुआ, जब उसका टेम्परेचर T1 से T2 हुआ तो कितना इंक्रीज करता है 2%, ठीक है ना। फिर कह रहा है कि if a copper cube having side 10L is heated from T1 to T2, what will be the percentage change in area of one face of the cube, पहला पार्ट, ठीक है ना। तो ये निकल जाएगा, तो फिर वॉल्यूम ऑफ द क्यूब भी वैसे निकल जाएगा, ये पार्ट हम छोड़ दे रहे हैं, घर पे कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये पार्ट मैं आपको बता दे रहा हूँ, एरिया ऑफ वन फेस ऑफ द क्यूब, तो एरिया ऑफ वन फेस ऑफ द क्यूब कितना होगा, एरिया बराबर होगा एल स्क्वायर, यही होगा ना, एरिया बराबर एल स्क्वायर हो जाएगा। तो अब आप इसको छोड़ दीजिए, ये सारी चीज छोड़ दीजिए, यहां से देखिए बड़ा सिंपल वे में देखिए, एरिया बराबर कितना है एल स्क्वायर, तो डेल्टा ए बाई ए कितना होगा 2 डेल्टा एल बाई एल, ये ना होगा, ये क्लियर है, ये बात क्लियर है। और डेल्टा एल बाई एल, डेल्टा, अच्छा ये हो गया फ्रैक्शनल एरर, डेल्टा ए बाई ए बराबर 2 डेल्टा एल बाई एल हो गया, ये फ्रैक्शनल एरर हो गया, बोलिए भाई यहां तक हम क्लियर है। अब परसेंटेज एरर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है परसेंटेज एरर, ब्रेन में ग्लूकोज कम हो रहा है मेरे पे। तो अब देखिए डेल्टा ए बाई ए बराबर 2 डेल्टा एल बाई एल, बात समझ में आ रही है। अब क्या है परसेंटेज व्हाट विल बी द परसेंटेज चेंज इन एरिया ऑफ वन फेस ऑफ द क्यूब, तो परसेंटेज चेंज क्या होगी, तो डेल्टा ए बाई ए
एरिया क्या थी, एल स्क्वायर, तो 2 डेल्टा एल बाई एल फ्रैक्शनल हो गया, फ्रैक्शनल हो गया ना। अब परसेंटेज पूछना है तो इसको ऐसे करेंगे, डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 इज इक्वल टू ट्वाइस डेल्टा एल बाई एल इंटू 100। यहां तक की बात चलो समझ गए, बात समझ गए। अब पहले पार्ट में दिया है कि एल लेंथ इंक्रीजेस बाई 2%, यानी कि डेल्टा एल बाई एल इंटू 100 बराबर 2%। 2% इंक्रीज कर रहा है लेंथ, यानी डेल्टा एल बाई एल इंटू 100 बराबर 2%। तो इस पार्ट की जगह आप 2% पुट कर देंगे तो एरिया में इंक्रीज कितना हो जाएगा, 4%। अब क्लियर हो गया, अब एकदम साफ है। बोलिए भाई, पास कर दिया आपने, हैं? आपने पास कर दिया, आपने कर दिया, कर दिया, क्लियर है। तो अब दूसरा पार्ट आप घर पे कर लीजिएगा, दूसरा पार्ट कर लीजिएगा, एक और कर दें और फिर कहानी खत्म कर दें। नहीं, इसको मैं रफली एक बार डिस्कस कर देता हूं, जल्दी जल्दी। हाँ, रफली कर देते हैं, सॉल्व नहीं करेंगे, इसको आप घर पे करिएगा। देखिए, 2 रॉड्स हैव लेंथ मेजर्ड दिस एंड दिस, कैलकुलेट देयर कंबाइंड लेंथ विद एरर लिमिट। कौन कौन कर देगा? हाँ भाई, हम चेक कर लें आप लोग को कितना रिस्पॉन्स है आप लोग का। आपका रिस्पॉन्स क्वेश्चन से चेक करेंगे, आंसर नहीं, लाइन ऑफ एक्शन चाहिए हमको, हमको लाइन ऑफ एक्शन। क्वेश्चन देखिए, कौन कौन कर लेगा ये? सब लोग कर लेंगे। तो 2 रॉड का लेंथ इतना है, तो कंबाइंड लेंथ विद एरर लिमिट, तो कंबाइंड लेंथ कितनी होगी? हाँ, ए प्लस बी कर देंगे और एरर को ऐड कर देंगे। हाँ, तो दिस प्लस इसको ऐड कर देंगे और प्लस माइनस दिस ये कर देंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर है? बोलिए, ऐसे ही बोलिए फटाफट, मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़े। अब देखिए, द ओरिजिनल लेंथ ऑफ वायर इज दिस, इट इज स्ट्रेच्ड टू इतना सेंटीमीटर, कैलकुलेट द एलोंगेशन इन द वायर विद एरर लिमिट। कौन कौन कर लेगा एलोंगेशन इन द वायर? फटाफट बताइए। एलोंग माइनस कर देंगे, तो माइनस करेंगे तो इसको इससे, हाँ, ये इससे इसको माइनस करेंगे और प्लस माइनस एरर को ऐड कर देंगे, प्लस माइनस एरर को ऐड कर देंगे ना। एकदम साफ हो रहा है, एकदम आत्मविश्वास आ रहा है अंदर से। देखिए, इतना धीरे भी चलेंगे तो भी 1 यूनिट का 100% क्वेश्चन 20 दिन में होगा। तो करिए, 10 यूनिट है, 10 यूनिट है, मजे मजे से करिए, एकदम 100% करके चलिए, है ना? बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब नेक्स्ट देखिए, मेजर ऑफ 2 क्वांटिटीज अलोंग विद द प्रिसीशन ऑफ रिस्पेक्टिव मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स इज दिस एंड दिस। ठीक है ना? एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया, द मेजर ऑफ 2 क्वांटिटीज अलोंग विद द प्रिसीशन ऑफ रिस्पेक्टिव मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स इज दिस एंड दिस, द वैल्यू ऑफ ए बी विल बी। कौन बता देगा ए बी की वैल्यू? कौन बता देगा? बोलिए, हैं? हाँ, बिल्कुल सही। इसमें आप करेंगे, मान लिए ए बी वाई है, मान लिए ए बी को हम वाई मान ले रहे हैं, ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा, डेल्टा वाई बाई वाई इज इक्वल टू 0.5 अपॉन 2.5 प्लस 0.01 अपॉन 0.10, ये हो जाएगा, ठीक है ना? अब y की वैल्यू हमको पता है, y क्या है? ए बी के बराबर है, a इंटू बी के बराबर। तो a 2.5 है और b इतना है, तो ए बी की ये वैल्यू मल्टीप्लाई करके 2.5 और इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ रख देंगे y की जगह। हाँ, जो भी आएगा, जो भी आएगा, आप कॉन्सेप्ट बस बता दीजिए। तो इसी तरह से बता दिए कि हमको एक कन्फर्म हो जाएगा कि आपको आता है, फिर घर पे कर लीजिएगा। तो y की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो मीन एब्सोल्यूट एरर इन y निकल जाएगा। तो मीन एब्सोल्यूट एरर इन y निकल गया, तो उसके बाद y को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? y प्लस मीन एब्सोल्यूट एरर इन y। जब भाई y यानी ए बी ही पूछा है, तो उसको ए बी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? वो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? y इज इक्वल टू वाई प्लस मीन एब्सोल्यूट एरर इन y, प्लस माइनस ऐसे करेंगे। तो प्लस माइनस डेल्टा y तो यहां से निकल जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा y तो यहां से निकल जाएगा। और y की वैल्यू कैसे निकालेंगे? y की वैल्यू कैसे निकालेंगे? इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर है? बोलो बेटा, समझ में आ रहा है? देखो, एक बात सुनो, फर्स्ट गो में जो बच्चा 50% भी समझ जाता है वो भी सिलेक्ट हो सकता है, अगर कंसिस्टेंटली लगा रहे। और 50 से ऊपर जो समझ रहा है वो तो एकदम बढ़िया जा रहा है। तो यहां तो 100 बता रहे हो तुम लोग, ठीक है ना? तो अब आप देखो, अब नेक्स्ट देखो,
द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज मेजर्ड टू बी दिस, कैलकुलेट द सरफेस एरिया विद एब्सोल्यूट एरर लिमिट। रेडियस ऑफ अ स्फीयर दिया है, तो सरफेस एरिया विद एब्सोल्यूट एरर लिमिट, तो सरफेस एरिया स्फीयर का क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, यही ना होता है, बोलो। अब ये एरर टू द पावर है, एरर टू द पावर है, तो डेल्टा ए बाई ए इज इक्वल टू 2 डेल्टा आर बाई आर। ये 4 पाई जो कांस्टेंट होता है उससे हमारा मतलब नहीं रहता है, तो डेल्टा ए बाई ए जो 2 डेल्टा आर बाई आर, बात समझ में आ रही है मेरा। तो अब देखिए डेल्टा आर बाई आर यहां से निकल जाएगा, डेल्टा आर ये है और आर ये है, तो डेल्टा आर बाई आर यहां से निकल गया, उसका 2 टाइम्स करेंगे तो डेल्टा ए बाई ए, और एरिया क्या होगी, एरिया होगी 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई 2.1 स्क्वायर, 4 पाई 2.1 स्क्वायर। तो अब यहां पुट कर देंगे एरिया की वैल्यू, तो मीन एब्सोल्यूट एरर इन एरिया आ जाएगा, क्या आ जाएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर इन एरिया आ जाएगा ना बेटा। और फिर एरिया को रिप्रेजेंट करेंगे तो ट्रू वैल्यू प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर, एरिया आ जाएगा। क्लियर है, बोलो भाई। तब तो यार बहुत अच्छा है। अगर इतना 100% एक बच्चे से मैं पूछ नहीं सकता, टाइम नहीं मेरे पास ये सबसे मैं पूछूं, लेकिन अगर 100% आ रहा तो बहुत अच्छा है। अच्छा नहीं है, बहुत अच्छा है। अच्छा नहीं है, बहुत अच्छा है अगर 100% आ रहा है तो। अब एक बच्चे से पूछेंगे हम लोग, टेस्ट में पता लगेगा, वो टेस्ट में, हालांकि वेक्टर के टेस्ट में आप लोगों ने अच्छा किया था। एक बात और, 2-4 बातें मेरे साथ है कि कोई भी बच्चा क्वेश्चन का आंसर रट के टेस्ट नहीं देगा, एकदम नहीं देगा। अब इतना टाइम हम लोग पास नहीं है कि क्वेश्चन को हम चेंज करके, आंसर चेंज करके क्वेश्चन बनाएं। कब बनाएंगे, तो जो मॉडल के अच्छे अच्छे क्वेश्चन है वही देते हैं, ठीक है ना। तो आंसर रट करके कोई नहीं बताएगा। किसी बच्चे को चीटिंग कोई बच्चा कराता है तो चीटिंग नहीं करे। इस टेस्ट का क्या मतलब है, इस टेस्ट का क्या मतलब, इससे कुछ मिलेगा नहीं ना, इससे आपका सेल्फ इवेल्युएशन होगा। तो सेल्फ इवेल्युएशन आप ऑनेस्टली करिए। हाँ, असली एग्जाम में अगर 2-4 का दाएं बाएं मौका मिले, हालांकि नहीं बोलना चाहिए, केस हो जाएगा, तो आप मार सकते हैं, तो मार दीजिएगा असली एग्जाम में। बात समझ में आ रही ना, बहुत अच्छा बेटा, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। अच्छा, अब ये आखिरी सवाल आप देख लीजिए, तो मैं एकदम, मेरी प्रसन्नता आसमान को छूने लगी। एरर इतना आसान नहीं है, इतना इजी भी नहीं एरर है जैसे आप लोग रिस्पॉन्स कर रहे हैं। देखिए, अ फिजिकल क्वांटिटी एक्स इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द रिलेशन दिस, कैलकुलेट परसेंटेज एरर इन एक्स इफ ए बी सी एंड डी आर मेजर्ड रिस्पेक्टिवली विद एरर ऑफ दिस। ये क्वेश्चन कौन बताएगा, ये बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बता दें कि एक फिजिकल क्वांटिटी है x, और x डिपेंड करती है a क्यूब बी स्क्वायर बाई अंडर रूट सी डी। एक फिजिकल क्वांटिटी इस तरीके से है x, और वो 4 फिजिकल क्वांटिटी a b c d पे ऐसे डिपेंड करती है, x बराबर a क्यूब बी स्क्वायर अंडर रूट सी डी। हाँ बताओ बेटा। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही, 100% बेटा। और ये नीचे वाला जो होगा, सुनो, ये नीचे वाला जो होगा, हाँ, इसमें ये जब ऊपर जाएगा तो ऐसे लिखेंगे a क्यूब बी स्क्वायर सी डी पे पावर हाफ, ऐसे आएगा ना, ऐसे आएगा। तो इसमें जब डेल्टा एक्स बाई एक्स, इसका फॉर्मूला क्या बताए थे, 3 टाइम्स डेल्टा ए बाई ए, ये बताए थे ना, प्लस 2 टाइम्स डेल्टा बी बाई बी, बताए थे ना, और प्लस हाफ टाइम डेल्टा सी बाई सी, प्लस हाफ टाइम डेल्टा डी बाई डी। ये फॉर्मूला था ना, यही समझाए थे, ऐसे ही बता रही हो, वेरी गुड, बैठ जाओ। ये सबसे अच्छा क्वेश्चन था, ये सबसे, बैठ जाओ, सबसे अच्छा क्वेश्चन था। मतलब नीट उट में इस तरह क्वेश्चन कई बार आ चुका है, कई बार आ चुका है, इससे आसानी आता है। जो पढ़ रहे हो उससे आसानी वहाँ एक्चुअल एग्जाम में आएगा। एक्चुअल एग्जाम में इतना माथापच्ची नहीं होती है। हाँ, और जिस तरह के टेस्ट लिए जा रहे हैं उससे इजी ही पेपर एक्चुअल एग्जाम में आता है, क्योंकि जब टेस्ट लिया जाता है तो 1-2 चैप्टर का लिया जाता है ना, तो हम लोग गहराई में जाके पूछते हैं, हर जगह पूछते हैं, वही सिस्टम है भाई। टेस्ट तो एलन रेजोनेंस का ही है, तो गहराई में पूछते हैं। लेकिन जब एक्चुअल एग्जाम आता है तो फुल सिलेबस आता है, तो फुल सिलेबस में इतना डीप में आपको नहीं जाना है। अगर ये सारे सवाल लग रहे हैं तो फुल सिलेबस में तो खटखट मार देंगे,
इजी आता है, ठीक है ना। अच्छा, अब ऐसे करके ऐसे हो जाएगा बेटा, ये बात सबको समझ में आ गई। अब इसका पूछा है कि परसेंटेज एरर इन एक्स, तो फ्रैक्शनल एरर इंटू 100 परसेंटेज एरर होगा, और डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 की वैल्यू दिया हुआ है 1%, डेल्टा बी बाई बी इंटू 100 की वैल्यू दिया है 3%, डेल्टा सी बाई सी इंटू 100 की वैल्यू दिया है 4%, और डेल्टा डी बाई डी इंटू 100 की वैल्यू दिया 2%। वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। 100% क्लियर है? 100% है कि नहीं? क्लियर है? क्लियर है? बोलो बेटा, साफ है? अच्छा, अब एक आखिरी देख लीजिए। तो अरे सुनिए, अगर आखिरी छोड़ देंगे तो फिर स्लाइड कहाँ पलटेंगे? इस 2 मिनट देखिए। एन ऑब्जेक्ट कवर्स दिस मीटर डिस्टेंस इन दिस टाइम, फाइंड आउट इट्स स्पीड। कैसे निकालेंगे? एक ऑब्जेक्ट इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इतने टाइम में, इसकी स्पीड निकालना है। कौन बताएगा? अगर कोई ऑब्जेक्ट इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इतने टाइम पे, तो उसकी स्पीड कैसे निकालेंगे? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड को हम ट्रू वैल्यू ऑफ स्पीड प्लस माइनस क्या कहते हैं बढ़िए, ट्रू वैल्यू ऑफ स्पीड प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर ऑफ स्पीड पुट करना है, ठीक है ना। तो ट्रू वैल्यू तो फट से निकल जाएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये तो आ जाएगी 4 आ जाएगी। अच्छा, अब ये 4 आ गई। अब मीन एब्सोल्यूट एरर इन स्पीड निकालना है, तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डेल्टा वी बाई वी इज इक्वल टू डेल्टा डी बाई डी प्लस डेल्टा टी बाई टी। ये आ गया ना बेटा? ये आ गया। और यहां से आप निकाल लेंगे डेल्टा, यहां से निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे? डेल्टा डी बाई डी, और यहां से निकाल लेंगे डेल्टा टी बाई टी। और ट्रू वैल्यू आपको पता है 16/4 यानी कि 4। तो इस तरीके से मीन एब्सोल्यूट एरर इन स्पीड निकल जाएगी, और ट्रू वैल्यू 4 है ही, और 4 प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर इन स्पीड, ये आपका आंसर हो जाएगा। यहां तक की बात 100% है, तो बहुत अच्छा है। अच्छा नहीं, बहुत अच्छा है। तो कैसे ऑफ होगा?